हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको हिंदी यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार पहले डिटेल वीडियो बनाई गई है। उसके बाद इसमें मॉक टेस्ट मैंने अभी जारी किया है, जिसमें पहले भी मैं कई सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो इसमें जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस से इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन सारे सिलेबस को मिलाते हुए 20 प्रश्नों का यहाँ पर मॉक टेस्ट में लेके आई हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया आंसर को देखने के बजाय, एकदम से प्रश्न देखने के बाद स्किप करके आंसर तक पहुँचने के बजाय आप 5 मिनट निकालें। उस 5 मिनट में अपने ही पास एक कॉपी और पेन लें और देखें इस 20 अंकों के प्रश्न में से आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी आपको पता चलेगी। क्योंकि देखिए, हम कई बार पूरा समय हम यूट्यूब पे देते तो हैं, लेकिन हमें हैबिट हो जाती है, हम स्किप करते जाते हैं या उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। आप बढ़ाइए स्पीड, आप पॉज कीजिए। आपको मेरी ये बातें नहीं सुननी, आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब प्रश्न आपके समक्ष है तो उसका उत्तर आप अनुमान से ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये अनुमान, ये जो आप सेंस यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही सेंस हो सकता है आप परीक्षा हॉल में भी आप ऐसा सोचें। तो अपने डाउट को क्लियर अभी पहले ही कर लें, कोई बात नहीं। अभी आपको, और एक बात हमेशा याद रखिए, जो प्रश्न हमसे गलत होता है ना, वो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो अभी इन 20 प्रश्नों में से आप हर प्रश्न को ये सोचकर समझकर इसका आंसर टिक करें, अपने मार्किंग भी करें, ठीक है, कि आप 20 में से कितने सही करते हैं, उसका फिर 1/4 माइनस मार्किंग पूरा आप इस तरीके से कीजिए। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, हर जंग को अगर आप आखिरी जंग समझ के लड़ेंगे तभी आप जीत हासिल करेंगे। ये तो ट्राई था, ये तो ऐसा था, ये सोच के चलेंगे तो आप ट्राई ही करते रह जाएंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और साथ ही अपनी तैयारी को पुष्ट रखें। और मेरा प्रयास है कि आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसे करंट अफेयर वीडियोस में डालती हूँ, इंडियन हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है, इसके बाद कोशिश कर रही हूँ कि उत्तराखंड से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेके आऊँ, डिटेल में नहीं। क्योंकि आप देखो, डिटेल में आप बुक से पढ़िए, उत्तराखंड आप परीक्षा वाणी से पढ़िए, अजय रावत की बुक से पढ़िए और BS नेगी की बुक से पढ़िए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है ना, जो आपको एक कहते हैं ना, बना बनाया एक प्रश्नों का मिल जाए, पुंज कहीं पर मिल जाए, कि जिससे आप देख सके कि कितने प्रश्न हम हल कर पा रहे हैं, वो सीरीज़ लाने का मैं प्रयास ज़रूर करूँगी। हिंदी में भी मैं यही कर रही हूँ। हिंदी में पहले मैंने डिटेल वीडियो डाली है, उसके बाद मैं आपके लिए MCQ पैटर्न 20 मार्क्स का मॉक टेस्ट लेके आ रही हूँ। तो आप सभी इसको सीरियसली लें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर पॉइंट भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ी ज्ञान की बातें थी। समझने वाले के लिए बहुत है, नहीं समझने वाले के लिए टाइम वेस्ट था, ठीक है। आप इसको अन्यथा ना लें। तो प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, जलोदरी, मत्सर या केकी, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी समझ गए होंगे, मत्स्य है। मत्स्य मछली का पर्यायवाची है। हम बाकी के पर्यायवाची भी समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मत्स्य। तो जलोदरी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जलोदरी का अर्थ होता है समुद्र। हम एक प्रश्न में कई प्रश्न समझेंगे, ठीक है। जलोदरी का अर्थ क्या होता है, समुद्र, यानी कि जलोदरी समुद्र का पर्यायवाची है। मत्सर का अर्थ क्या होता है, मत्स्य और मत्सर आपको एक लग रहे होंगे, लेकिन मत्सर का अर्थ होता है क्रोध, है ना। आजकल के मनुष्य के पास सबसे बड़ा गुण कहें या अवगुण कहें, यही है, क्रोध, जिससे वो अपना तो नाश करता ही है, अपने आसपास के लोगों का भी करता है ना। सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन के अंदर यही है। केकी का अर्थ क्या होता है, आपको लगेगा केकी का अर्थ कोयल है, बिल्कुल नहीं। केकी का अर्थ क्या है, मोर है, ठीक है। तो देखिए, मत्स्य मछली का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, ऑप्शन नंबर A। लेकिन जलोदरी का है समुद्र, मत्सर का है क्रोध और केकी का है मोर, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, आप प्रश्नों को पढ़ें, वीडियो पॉज करें, या आप जल्दी तुरंत आंसर दे तो अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, नहीं पर फोकस करना है। कई बार प्रश्नों को हड़बड़ी में पढ़ने में या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हमें लगता है अरे हिंदी तो बहुत ईजी है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में हम वो चीज़ कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, धरित्री है, रत्नगर्भा है, तमिश्रा नहीं है, तो तमिश्रा और धरा है। अब तमिश्रा नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची तमिश्रा नहीं है, तो तमिश्रा किसका पर्यायवाची है।
तमिश्रा किसका पर्यायवाची है? रात का, या अंधेरी रात, या इन शॉर्ट आप रात कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तमिश्रा शब्द किसी के लिए नया शब्द भी होगा, लेकिन परीक्षा में आ जाए तो आप असमंजसता की स्थिति में ना हो, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर संकलन लिया है। और मेरा प्रयास यही है कि आप हिंदी में बिल्कुल निपुण हो जाएं। तो कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तमिश्रा, क्योंकि तमिश्रा किसका पर्यायवाची है? रात का। धरित्री और रत्नगर्भा और धरा ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्य शब्द का विलोम होगा गौण, प्रधान, अनिवार्य या विशेष। देखिए मुख्य का मतलब होता है मेन और गौण का मतलब होता है निम्न। ठीक है, जब हम समास पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं ना कि इसका प्रथम पद मुख्य है, द्वितीय पद गौण है, तो गौण का मतलब निम्न, छोटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मुख्य का विलोम क्या है? गौण। गौण का मतलब होता है निम्न या छोटा। अगला प्रश्न है कृतज्ञ शब्द का विलोम होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है ये। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ किसे कहते हैं? पहले तो ये समझिए, क्योंकि ये कृतज्ञ एक ऐसा शब्द है जो एक सेंटेंस कहते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए भी प्रयोग होता है। तो कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। ठीक है, जैसे आप किसी के उपकार को मानते हो तो आप कृतज्ञ हो, लेकिन किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। आजकल का समय तो ऐसे ही है ना, कोई किसी के उपकार को मानना तो दूर, याद भी नहीं करना चाहता है, वो कभी उसको उसका श्रेय देता ही नहीं है। तो आजकल के प्राणी किस प्रकार के हैं? कृतघ्न। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? कृतघ्न। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि लोग किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। तो किए गए उपकार को नहीं मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न। और किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। ठीक है, तो कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतघ्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है बड़वानल, जठराग्नि, जगराग्नि या दावाग्नि। देखिए इसका आंसर है जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि। देखिए 3 प्रकार की आग होती हैं। कौन कौन सी? दावाग्नि यानी कि दावानल, जठराग्नि यानी कि जठरानल, और वाडानल यानी कि वडाग्नि। ठीक है, 3 प्रकार। दावाग्नि हमने कहा जंगल में लगने वाली आग होती है, और जठराग्नि होती है पेट की आग। हमारे जीवन में या हमारे समाज में जो बड़े से बड़ा कार्य या घृणित से घृणित कृत्य अगर कोई करा सकती है तो वो जठराग्नि है। जठराग्नि मतलब पेट की आग, जिसको हम भूख कहते हैं, है ना। जठराग्नि पेट की आग, दावाग्नि जंगल की आग, और वाडानल, वाडानल क्या है? समुद्र की आग। अब आप कहेंगे समुद्र में आग लगती है? हाँ लगती है। ठीक है, समुद्र में आग लगती है। जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनके उसमें से जो रिसने वाला जो पेट्रोल होता है, जो भी होता है उसमें लगता है, उससे आग लगती है और उससे समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान होता है। तो जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल, अनल माने आग होता है ना, तो पेट में लगने वाली आग जठराग्नि या जठरानल, और समुद्र में लगने वाली आग वाडानल या वाडाग्नि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। ये तो बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, जिज्ञासु, है ना। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जिसको जानने की इच्छा हो। अगला प्रश्न है अपव्यय शब्द में उपसर्ग है अपव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपव्यय, व्यय मतलब खर्च। ठीक है, अप इसका उपसर्ग है। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए उपसर्ग की बात की थी, उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। तो इसका आंसर क्या है? अक। ठीक है, पाठ और प्रत्यय क्या है? अक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, यानी कि बाकी तद्भव हैं और एक जो है मतलब एक सारे तत्सम है और एक कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि बाकी सारे तत्सम है, एक नहीं है। तो कदली, कर्ण, कण, कंगन। कदली तत्सम है, कर्ण तत्सम है, कर्ण भी तत्सम है, और कंगन क्या है? ये तद्भव है। अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम भी होगा। ठीक है, तत्सम क्या है इसका? आप नोट कर सकते हैं, कंकड़। ठीक है, कंकड़ इसका क्या है? तत्सम है। और कदली अगर तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा? केला। और कर्ण का अर्थ आप सभी जानते हैं, कान। ठीक है, तो तत्सम कौन नहीं था? कंगन नहीं था। और कंगन का तत्सम क्या होता है? कंगन का तत्सम मैंने आपको बताया, कंकड़। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अभी हमने तत्सम पढ़ा, अब तद्भव नहीं है। सात, साखी, सर्प या सुनार। तो सर्प तद्भव नहीं है, तत्सम है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द सही है। देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न हैं, आप सब देख लो कि सारे पोर्शन से एक एक प्रश्न है। शुद्ध अशुद्ध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विभत्स कैसे लिखते हैं पता है आपको? विभत्स, विभत्स मतलब होता है घृणित। ठीक है, रसों में एक रस होता है विभत्स, तो विभत्स ऐसे लिखते हैं। कृपया, ये बड़ी विडंबना है कि कृपया तो सरकारी बोर्डों में तक गलत लिखा रहता है, कृपया आगे ध्यान दें। ठीक है, तो कृपया ऐसे लिखते हैं, जबकि वहाँ देखना आप सरकारी बोर्डों में आधा पौ लगा होता है, गलत होता है। कृपया ऐसे लिखते हैं। सन्यासी इज द राइट आंसर। पत्नी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखो विभत्स, कृपया, पत्नी ऐसे लिखते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या है? कौन सा शब्द सही है? सन्यासी सही है। समन्यासी होता है ना, समधन्यासी, तो 100 के ऊपर अनुस्वार भी आएगा, आधा 9 भी आएगा, यासी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी शब्द सही है। बाकी इनका मैंने आपको शुद्ध रूप लिखवा दिया। ठीक है, ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है। अब इसमें कौन सा है जो अशुद्ध है? अब आपको लगेगा कि अहिल्या होता है, नहीं, हम गलत उच्चरित करते हैं, अहल्या ही है उसका नाम। चारुत्व इज द राइट, प्रियदर्शनी इज द राइट, सुंदरता इज द रॉन्ग। क्यों? सुंदरताई नहीं होता, सुंदरता होता है। ठीक है, तो ये बाकी के 3 सारे शुद्ध हैं और अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सुंदरताई अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। चारु का अर्थ क्या होता है? चारु का अर्थ होता है सुंदर, चारु का अर्थ सुंदर होता है। ललित का अर्थ सुंदर होता है। ठीक है, नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप को पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसे कठिन शब्द हैं। निम्न वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? सही मतलब है कि ग्रामर की दृष्टि, व्याकरण की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य? मेरे भाई ने दिल्ली नहीं जाना है, गलत है। मेरे भाई ने, गलत है। 2 और 2 मिलकर 4 होता है, ये भी गलत है, होता है। राम और श्याम जुड़वा भाई हैं, ये करेक्ट है। क्या सीता गीता से ऊंची है? ऊंची नहीं होता है, लंबी छोटी होता है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक, सामाजिक और नैतिक में प्रत्यय कौन सा है? ये आपको पता है। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रत्यय क्या होता है? किसी मूल शब्द के अंत में लगता है। तो धर्म प्लस इक, धर्म प्लस इक, समाज प्लस इक, नीति प्लस इक। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इक प्रत्यय है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुरानन में कौन सा समास है? देखिए समास भी मैंने इसमें डाला है। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुर आनन है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो जहां पर तीसरे पद की बात होती है वहां पर समास कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि। समास से रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने समास की शॉर्ट ट्रिक बताई है, वहाँ पर आपको समास अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यावत जीवन, यावत जीवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अविभाव है या कर्मधारी समास है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अविभाव समास। क्यों है? क्योंकि यावत जीवन में याव अव्यय है, याव अव्यय है और इसका अर्थ होता है जीवन पर्यंत या आजीवन, जीवन पर्यंत या आजीवन इसका विग्रह होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो उसका सही उत्तर है दीर्घ संधि, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। ठीक है, तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। संधि से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ पर जाकर देखें। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखिए आपको लगेगा कि तत् प्लस धित होगा, तद प्लस धित होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तत् प्लस हित। अब ये कैसे है इसको ध्यान से समझिए। इसमें है व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि का एक नियम है कि अगर त द के बाद, ठीक है, प्लस क्या आए? ह आए, ह आए तो क्या होता है? तो त का द हो जाता है और ह का क्या हो जाता है? ध हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर त का द हो गया, तद बन गया, और ह का क्या बन गया? ध बन गया। ह का हमने क्या कहा? ध बन जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। तो तद्धित में पहले तो हमने ये भी देख लिया कि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस हित। ठीक है, ध्यान देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने किया है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन या कोई सुने सुनाए क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति या कहावत बताइए। आप लोकोक्ति और मुहावरे आप पहचानेंगे कैसे?
देखिए लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, उसके साथ हमें किसी चीज़ को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जो मुहावरे होते हैं वो अधूरे होते हैं, उनके लिए हमको सहायक शब्दों की, सहायक वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कि जैसे हमने कहा कि अरे उसकी तो लॉटरी लग गई, अंधे के हाथ बटेर लग गया। ठीक है, और उसको समझाना तो ऐसा है जैसे अकल के पीछे लट्टू लिए फिरना, है ना। वो तो अपनी अपनी बातें करते रहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। तो हमको यहाँ पर क्या है, हमें अलग एडिशनल सेंटेंस वर्ड्स हमें ज़रूरत पड़ रहे हैं। लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये अपने आप में पूरा पूरा वाक्य है। अगर हम किसी के लिए कहें आपको कैसा लगा वहाँ जाकर, वो लोग कैसे थे, अरे बस ऊंची दुकान फीका पकवान, आपने एक सेंटेंस में। लोकोक्ति का अर्थ ही ये होता है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे के लिए हमको अन्य शब्द और वाक्यों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है दम भरना, मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रयत्न करना, भयभीत होना, दावा करना या प्रभाव दिखाना। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दावा करना। दम भरने का अर्थ क्या है, कई बार लगेगा आपको प्रयत्न करना होगा, नहीं, दम भरना मुहावरे का अर्थ है दावा करना। ठीक है, तो देखिए आज हमने इन 20 सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अनुसार सभी टॉपिक्स को लेते हुए 20 प्रश्नों के एक मॉक टेस्ट रखा। आप कितना अच्छा इस पे कर पा रहे हैं, प्रश्नों का स्टैंडर्ड कैसा है, ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जुड़ें चैनल से, प्लेलिस्ट से अपडेट होते रहें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। अगर किसी बात से आप प्रभावित होते हैं या आपको कोई पीड़ा पहुंची, उसका भी इस मंच पे आपका स्वागत है। कोई इसमें लज्जा या उसकी बात नहीं है। आपकी बात सही होगी तो सुनी जाएगी, उस पर अमल भी किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपके 20 में से कम 15 प्लस मार्क्स तो उसमें आए होंगे, उतने आंसर आपके सही होंगे। तो आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मैं लाते रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।